कल के लेक्चर में कौन नहीं था? घर से ट्राई किया कुछ देखने का, वीडियो वगैरह कुछ समझ में आया उसमें? ठीक है, ट्राई करना कुछ समझ, जहाँ से कल छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे। सो वी वर डिस्कसिंग स्फेरिकल मिरर्स। वो 6 रे डायग्राम कराए थे, वो सब में रिवाइज कर लिए? बताओ, जिनको आते हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। विदाउट अप्लाइंग एनी मिरर फॉर्मूला क्या आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर पाओगे इमेज कहाँ पे मिलेगी? समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 15 सेंटीमीटर, तो इमेज कहाँ मिलेगी? सबको समझ में आ रहा है कैसे इन्फिनिटी? कौन सा रे डायग्राम था ये? 5th रे डायग्राम, 5th। 6th में एफ और पी के बीच में ट्रेंड क्या था? नियर टू सी, ऑन द सी, बिटवीन सी एंड एफ, ऑन द एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी। टोटल 6 रे डायग्राम होते हैं। लॉजिकली हमें सिर्फ प्रिडिक्ट करना है विदाउट अप्लाइंग एनी मिरर फॉर्मूला कि कहाँ से मिरर आपकी इमेज कहाँ पे मिलेगी। तो लॉजिकली सबको समझ में आया कि इसकी इमेज इन्फिनिटी पे मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 40 सेंटीमीटर, कहाँ मिलेगा इमेज? ये कौन सा रे डायग्राम है? फर्स्ट, अवे फ्रॉम द सी, सी से दूर होगा तो बिटवीन सी एंड एफ मिलेगा। समझ में आ रहा है? सबको बोलना है भाई, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? कौन सा रे डायग्राम होगा इधर? मैं जवाब आ रहा हूँ, कस्तू भी नहीं बोला हूँ। इसमें कौन सा रे डायग्राम आएगा? और वी कहाँ पे मिलेगा? बिटवीन सी एंड एफ। एक और लास्ट, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 30 सेंटीमीटर, अब इमेज कहाँ मिलेगा? सी पे रखा होगा तो सी पे ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए फिर से एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। गानिश, कौन से रे डायग्राम तेरे को सीखने थे? लास्ट के दो, ठीक, सारे कर दो ना, ऐसा हो तो। लास्ट 10 मिनट में तेरे को बोला था इधर ध्यान दे, समझ ले, काम की चीज है, पर नहीं। चलो फटाफट बोलते जाओ तो एक साथ फटाफट जल्दी जल्दी ड्रॉ करते जाएंगे। एक बार रे फॉर्मूला रिवाइज करा दो। पैरेलल रे आएगा तो कहां से जाएगा? फोकस में से आएगा तो कहां से जाएगा? हाँ, और पोलारिस पे गिरा तो कैसे जाएगा? उसी एंगल से जाएगा। और अगर सी से आया तो कहां जाएगा? बिकॉज सी से जो लाइन बनती है वो कैसी होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लॉजिकली इतना सब कुछ सबको क्लियर है? पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता था? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से आने वाली सारी रे कैसी होती है? पैरेलल। तो वो कहाँ जाएगी? तो कहाँ मिला आपको इमेज? ऑन द फोकस। कैसा मिला इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। रियल एंड इन्वर्टेड में क्या फर्क था? कोई भी रियल इमेज कब बोली जाती है? रियल एंड वर्चुअल दो टाइप की इमेज होती है। हम जो मिरर के अंदर अपनी इमेज देखते हैं वो रियल है कि वर्चुअल है? मतलब इमेज दैट कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। यहाँ पे अगर हम स्क्रीन कलर में एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि मिरर के सामने एक पेज रखते थे तो उसके ऊपर सेम ये लाइट बन रही थी, तो स्क्रीन के ऊपर कैप्चर हुआ, दैट्स व्हाई इट इज रियल इमेज।
और ये स्क्वायर उल्टा होकर के वापस स्क्वायर ही दिख रहा था, इसलिए हमको समझ में नहीं आया कि ये इन्वर्टेड है, पर इन्वर्टेड हो जाता है। और लॉजिकली हमने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा कि भाई फोकल लेंथ से आगे आओगे तो आपका फेस सीधा दिखेगा, फोकल लेंथ से पीछे जाओगे तो आपका फेस उल्टा दिखेगा। फिर दूसरा रे डायग्राम कौन सा था? नियर टू सी। नियर टू सी कहीं पे भी आ गए तो क्या कर सकता है? पैरेलल रे भेजो, वही वापस जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ऐसा। समझ में आ रहा है क्या करना? तो ये ट्रेंड आपके दिमाग में याद रखो कि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले सी से दूर है, फिर सी पे है, फिर सी और एफ के बीच में है, फिर कहाँ पे है? नहीं, अब थर्ड डायग्राम में सी पे आएगा, फिर सी और एफ के बीच में आएगा, फिर एफ के ऊपर आएगा, फिर एफ और पी के बीच में आएगा। हर एक केस में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट नजदीक आता है, वैसे वैसे इमेज दूर आता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, तो इमेज एकदम पॉइंट साइज का। फिर ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे आया, इमेज थोड़ा और चल के आगे आया। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बियॉन्ड सी या फिर नियर टू सी, जो भी आपको याद रहे। वी कहाँ पे मिला? बिटवीन सी एंड एफ। सबको बोलना है यार, ये सब याद करने की चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसका प्रॉपर यूज आपको इसी लेक्चर में समझ में आ जाएगा कि जब भी हम अनसॉल्व के दो पहले एग्जांपल है, आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको प्रेडिक्ट हो जाएगा कि ये कौन सा रे डायग्राम है, इमेज कहाँ पे मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? बोर्ड्स के लिए यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। पर अगर किसी और एग्जाम की बात करें, गुड सेट की वगैरह की, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर 60 या 40 के बीच में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर मेरे को फोकल लेंथ 15 पता है, ये 30 पता है और ये 40 पता है, तो ऑप्शन में से जो आंसर आएगा वो 30 और 15 के बीच में ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली आंसर पता हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो कट तो रिस्पॉन्स करो यार। यू बियॉन्ड द सी, वी कहाँ मिला? बिटवीन सी एंड एफ। कैसा मिला इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज। इसके बारे में भी कभी कभी पूछते हैं, तो आपको नंबर भी पता होना चाहिए कि भाई 28 सेंटीमीटर पे आपका इमेज है, और कहाँ कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसा है? पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब डिमिनिश्ड, थोड़ा छोटा है। इसकी हाइट अगर h है तो इसकी होती है h डैश। और लास्ट थर्ड वाले ऑप्शन में क्या था कि अगर C पे इमेज होगा तो ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ मिलेगा इमेज? कैसे? पैरेलल रे भेजो, ऐसे जाएगा। अब हमारे पास जितने भी रे हैं उसमें से कोई भी रे यूज कर सकते हैं। 4 टाइप के रे हमारे पास थे। पैरेलल भेजो, फोकल में से जाएगा, फोकल में से भेजो, पैरेलल जाएगा, या फिर सीधा पोलर इस पे भेजो, वहां से ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी रे फॉर्मूला यूज करो, आंसर वही आएगा। समझ में आ रहा है? तो इन द थर्ड डायग्राम के केस में क्या हुआ? U इक्वल टू वी हो गया ऑन द सी। U और V दोनों कहाँ पे मिले? ऑन द सी। और कैसा मिला? रियल एंड इन्वर्टेड। बट एक और अपडेशन हुआ कि ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट दोनों सेम हो गई। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो लॉजिकली इतना हमको क्लियर है। फोर्थ रे डायग्राम क्या बोलता है? C और F के बीच में आ जाओ। अब इधर ध्यान दो, C और F के बीच में जब इमेज था तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? बियॉन्ड द सी। तो यहाँ पे उसका उल्टा हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? और अब क्या होगा? लॉजिकली देखो, इमेज पॉइंट साइज थोड़ा बड़ा हुआ, इक्वल हो गया, तो फोर्थ रे डायग्राम में इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रेंड खाली दिमाग में रखना कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नजदीक आता है, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की साइज कम होती जाती है और इमेज की साइज बढ़ती जाती है। तो लॉजिकली 6 के 6 रे डायग्राम आपको याद हो जाएंगे। इसमें से पैरेलल भेजा, फोकल में से गया, फोकल में से भेज सकते हैं, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे इमेज मिलेगा। फिर से क्या हुआ? H से H डैश बड़ा हो गया, तो हमको लॉजिकली ट्रेंड से पता ही था कि इमेज बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लॉजिकली 2 बार आप ड्रॉ करोगे नहीं, ये फोर्थ वाला है। इसी सीक्वेंस में याद करना है तो ही याद होगा, कोई भी पहले ले लोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है? सेम सीक्वेंस, इन्फिनिटी, नियर टू सी, ऑन द सी, बिटवीन सी एंड एफ। अब कौन सा ऑप्शन बचा? ऑन द एफ। उसमें भी यही केस होगा। यहां तक सबको समझ में आया क्या हुआ? इसमें यू के बारे में क्या लिखोगे? बिटवीन सी एंड एफ। और वी के बारे में क्या लिखोगे? बियॉन्ड सी।
और एक चीज इसमें लिख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। सारे इमेज रियल एंड इन्वर्टेड मिल रहे हैं, खाली लास्ट केस में आपको कैसा इमेज मिलेगा, वर्चुअल इमेज। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल में इसका आपको प्रैक्टिकल करना आएगा। प्रैक्टिकल में आपको ये 6 के 6 रे डायग्राम प्रैक्टिकली परफॉर्म करने होंगे। समझ में आ रहे हैं? तो दिमाग में अभी थियोरेटिकली आपको क्लियर है कि ये ऐसे सब चल रहा है, तो आपको क्या करना है लॉजिकली। सपोज मुझे ये प्रैक्टिकली सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर શું કરે કેવી રીતે પૂછે, શીખવાડ ને મૈત્રી, શું પૂછવું જોઈએ? चलो इधर ध्यान दो, बातें बंद। चल भाई तारू आई गो। बस करो ला वे। तनिक तू वहां से हट जा, तू वहां से हट जा। नहीं तारो तो आँख से कूद करा आगे आई जा। अरे तोड़फोड़ ना करीस, खाली आगे आई जा। हजी आगे, हजी आगे। वे कीर्तन थोड़ा हटी जाना, आगे ले कीर्तन ना खोड़ा में आगे आई जा, प्रेम से आगे आई जा। हजी एक बेंच नहीं तारू नहीं मारू, बीजा तनिष की बाजू में जा। चल चल भाई बस बहुत आई क्यों, बस चलो इधर ध्यान दो। अब यहाँ पे सिचुएशन कैसी है कि फोकल पॉइंट के ऊपर ही आपका ऑब्जेक्ट है, तो अगर पैरेलल रे भेजेंगे तो फोकस में से जाएगा, पर फोकस के ऊपर ही आप खड़े हो तो वो रे यूज नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा रे यूज करने का ऑप्शन बचा है, इधर ध्यान दो। इधर कौन सा रे का यूज करने का ऑप्शन बचा है हमारे पास? चला कई रीत हो, कई जगह बैठा जो शू करवाया जो तो कर ले जा, 5 दिन कर ले जे करो ये। ना कॉन्सेप्ट જ ક્લિયર નહીં है, साने वाला पब्लिक अब बेकार છે जो अजीब શું છે યાર। અલા પણ શું જરૂર છે અહીંયા, તું શું કરવા આવ્યો છે? બે કીર્તન બહાર જવું પડશે યાર, બહુ ટાઈમ પાસ થાય છે તમારા લોકોના। મને જે દેખાયું એ તું જો એક આ સુજલ થી લઈને પેલી ને તું, હવે કઈક બી બકવાસ થઈ તો આ 3 જણને બહાર કાઢીશું, મુદ્રા, કીર્તન ને સુજલ। પછી ભલે તનિષ નાચતો હોય તો બી તમે 3 જ બહાર જશો। चलो इधर ध्यान दो। चल भाई बातें बंद। 5th रे डायग्राम स्टेट दैट कि अगर फोकल पॉइंट पे आपने रख दिया है ऑब्जेक्ट को, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? जो भाई यही कल का चला रहा हूँ, आज का टाइम वेस्ट हो रहा है। दिमाग बंद कर, सीखना है तो सीख ले, नहीं तो बंद करता हूँ मैं इसको। चल फटाफट जल्दी ध्यान दे। इधर फोकल पॉइंट पे अगर रख दिया इमेज, तो क्या ऑब्जेक्ट को रख दिया तो क्या होगा, उसका एक रे पोलरिस पे जाएगा और वहीं से उतना एंगल बना के निकल जाएगा। अब सेंटर से भेजेंगे तो जितने एंगल से गया उतने एंगल से वापस आएगा। अभी आगे जाके कहीं पे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे हमको नहीं पता है, तो इन्फिनिटी पे मिलेंगे, बिकॉज जहाँ पे मिलेंगे वो फोकल लेंथ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा। दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज अ इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, ऑन द एफ, उसका इमेज कहाँ पे मिला, इन्फिनिटी पे। कैसा मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसा मिलेगा, हाईली एनलार्ज। सिंपल लॉजिकली आपको नेचर पता होना चाहिए, कहाँ मिलेगा, किस टाइप का मिलेगा, समझ में आ रहा है? तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। और लास्ट रे डायग्राम क्या है कि आपके पास एफ और पी के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं आप, सेम ऑप्शन पी पे भेजो, यहां से ऐसे चला जाएगा, और सेंटर से भेजो। अब आगे कहीं पे मिल नहीं रहे हैं ये लोग, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब पीछे एक्सटेंड किया, मिरर के पीछे इमेज मिले, इसको कैसा बोलते हैं हम, वर्चुअल इमेज। तो लास्ट केस में जो इमेज मिली उसे क्या बोलेंगे,
वर्चुअल इमेज, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था? बिटवीन एफ एंड पी। वी कहाँ पे मिला? बिहाइंड द मिरर। चलो भाई 6 के 6 रेड डायग्राम ध्यान से देख लो। 24 चार्ट में जो है कि नहीं? वे आ बाजू वो आवाज થાય છે પ્રજ્ઞા શું છે ભાઈ? એ बाजू ये बोल रही है ध्वनि कब की कुछ ना कुछ बोल रही है। શું કરવું છે શું તમારે લોકો? આ બધા સ્ટોક ઘરે મૂકીને આવો, નહીં સારું લાગતું આવું બધું। કોણ છે આ? એ બસ કર બે કે શું છે આ બધું યાર? કેટલી વાર કહેવાનું? હવે કોઈનો અવાજ આવશે તો બહાર જશે, મહેરબાની કરીને ચૂપ મારવું છે કે બહાર જવું છે હવે? હજી લેક્ચર આગળ નહીં હોતો। કેટલા વાગ્યા અહીંયા? તો 20 મિનિટ વેસ્ટ થઈ ગઈ ખાલી પાછળનું ગાવામાં। 2 મિનિટ ખાલી પાછળનું બોલવાનું હતું કે બધા ફોર્મ્યુલા એકવાર બોલી જવાના હતા, પણ પબ્લિક કાલે ધ્યાન નહીં આપ્યું હતા તનીશ જેવા લોકોએ। એ લોકો બી વાત છે, શું કરું છો? बस शांति शांति, बस ला भाई बस। चलो इधर ध्यान दो। कल हमने कौन सा डेरिवेशन किया था? R is equal to 2f वाला डेरिवेशन। Today we have to derive spherical mirror formula। चलो भाई इधर ध्यान दो। कमेंट पास करना बंद करो और इधर देखो। क्या प्रॉब्लम है भाई? सिद्धि શું થયું તને? આ રિસેસ છે? બહુ ત્રાસ છે યાર તમારા લોકો। चल भाई इधर ध्यान दे। हरिओम इधर ध्यान दो। चलो फटाफट बाकी सब साइड पर रखो। ये कौन सा मिरर है? इसे क्या बोलते हैं? पोलरिस। ये क्या है? सेंटर ऑफ ये ऑब्जेक्ट। अब हमें कौन से रे यूज करने हैं? पैरेक्सियल रेस। पैरेक्सियल रेस का मतलब क्या होता है? मतलब जो पैरेलल नहीं, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो कैसा एंगल बनाते हैं? बहुत छोटा एंगल बनाते हैं, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा। तो लॉजिकली इतना हम सबको पता है। अब सब फर्स्ट पैरेक्सियल रे हमने यहाँ से भेजा ऑब्जेक्ट में से, वो सीधा भेजा तो कैसा वापस आएगा? अब लॉजिकली यहाँ से एक और भेजो तो उतना ही एंगल बना के वापस आएगा। ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। इसने जहां पे टच किया दैट इज योर एम पॉइंट। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एन। एक तारा આગળ આવું જાવે। માનવ શું છે ભાઈ? જ્યાં હતો ત્યાં આવી જા। માનવ શું તકલીફ છે તને યાર?
चल भाई इधर ध्यान देना है कि मैं बुलाऊं नीचे से किसी को। देख भाई एक रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहा हूँ तुम लोगों से, मैं एक लेवल से ज्यादा नीचे नहीं जा रहा हूँ, तो तू भी इतना ट्राई कर कि इधर ध्यान दे सके, समझ सके क्या चल रहा है। आई एम नॉट दैट सीनियर कि मैं आपको कुछ भी बोल दूं इधर, तो मैं भी एक लिमिट मेंटेन कर रहा हूँ, आप भी एक लिमिट मेंटेन करो। एक बार बोलता हूँ चुप हो जाओ तो चुप हो जाओ। चल भाई इधर ध्यान दे। कंडीशन ऐसी है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सी इधर है। अब ऑब्जेक्ट से एक रेग हमने पैरेलल सीधा भेजा, पैरेलल एक्सिस पे ही, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही, तो कैसा वापस आएगा? प्रिंसिपल एक्सिस से ही वापस आएगा। ये परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलरली वापस आएगा, सॉरी 0 डिग्री पे जाएगा, 0 डिग्री से वापस आएगा। यहाँ से हमने भेजा एक और रे पैरेक्सियल, वो ऐसे यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या बनेगा? लॉजिकली समझ में आ रहा है? जहाँ पे दो इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे इमेज मिलता है। R = 2f की बातें खत्म हो गई। अब ये आपका इमेज है। यहाँ पे आपको करना क्या है? मिरर फॉर्मूला लाना है। मिरर फॉर्मूला 10th क्लास में हम सबने देखा होता है। क्या होता है? कम से कम देख के तो बोल सकते हो 1/v + 1/u = 1/f। अब इसको डिराइव करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 12th NCERT, मतलब किसी भी बोर्ड एग्जाम में मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। एक डेरिवेशन अच्छे से सीख लो तो दूसरा डेरिवेशन देखते ही समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लॉजिकली दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। चलो इधर ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन में आपको लिखवाता हूँ, पहले डेरिवेशन खत्म करता हूँ। तो इधर सिचुएशन क्या हुई? यहाँ से एक रे गया, वापस आया, यहाँ पे आपको इमेज मिली। अब ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। इन सारे एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल। अब लॉजिकली इसके लिए हमें क्या करना है? कंसीडर ट्राइंगल OMC। तो ट्राइंगल OMC के लिए एक्सटीरियर एंगल वाला थ्योरम लगाओ। क्या फॉर्मूला बनेगा? तो बीच में मत बोल, इधर ध्यान दे। ट्राइंगल OMC के लिए एक्सटीरियर एंगल्स लगाने हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? कल आपसे डिस्कस किया था कि सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स बिकम्स 1 एक्सटीरियर एंगल। तो लॉजिकली अल्फा + थीटा = बीटा लिख सकता हूं फॉर द ट्राइंगल OMC अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो क्या बनेगा? अल्फा + थीटा = बीटा। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल क्या है? CMI। लॉजिकली हमें यहाँ पे ये भी ये बताना है कि डिस्टेंस फ्रॉम I to P क्या होता है? इमेज से पोलारिस का डिस्टेंस क्या होता है? V। उसको हम V बोलते हैं। सेंटर से पोलारिस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? R। और O से उसके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? U। अब लॉजिकली क्या है? ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कराया, तो ये डिस्टेंस NP जो है ये बहुत छोटा डिस्टेंस है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो NP कैन बी इग्नोर्ड हियर। NP इग्नोर करने से क्या हुआ? IN इज नियरली इक्वल टू IP बन गया, CN इज नियरली इक्वल टू CP बन गया, और ON इज नियरली इक्वल टू OP बन गया। समझ में आ रहा है? लॉजिकली सारी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? तो फर्स्ट स्टेप डायग्राम बनाना है। डायग्राम सबको समझ में आया है कि किसी को फिर से समझाऊं? लॉजिकली क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कॉनकेव मिरर है। पहला रे कैसा भेजना है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही, तो वहीं से वापस आ जाएगा। परपेंडिकुलर जाएगा तो ये नॉर्मल के ऊपर ही आपने रे भेजा है, तो वहीं से वापस आएगा। नॉर्मल कौन होता है? जो सेंटर से लाइन पास होती है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। दूसरा रे कैसा भेजा? पैरेक्सियल रे एट एनी पॉइंट ऑन द कर्वेचर। तो एनी पॉइंट ऑफ कर्वेचर पे भेजा तो वापस भेजेगा वो उसी एंगल से। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या बन जाएगा? इमेज। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराओ MN। वो क्यों कराया? बिकॉज वी नीड टू डेवलप द थियरी कि यहाँ इन दोनों का डिस्टेंस बहुत छोटा है। जब भी मिरर हम देखते हैं तो ये मिनिस्कस बहुत छोटा होता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो IN बिकम्स IP, सिमिलरली CN बिकम्स CP, और ON बिकम्स OP।
तो लॉजिकली आई एन क्या है, इमेज डिस्टेंस v, सी पी क्या है r, और ओ पी क्या था u। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन तीनों कैसे होंगे, तीनों माइनस कैसे हुए। साइन कन्वेंशन में बताया था कि कॉनकेव मिरर के पोलरिस को ओरिजिन मानेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सब माइनस, राइट हैंड साइड पे सब प्लस। साइन कन्वेंशन ऐसा भी कहता है कि जिस डायरेक्शन में आपने रे भेजा दैट इज टू कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव, और रिफ्लेक्टेड रे जिस डायरेक्शन में गया उसे हम नेगेटिव कन्वर्ट करेंगे। पर हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड पे होगा, तो दूसरा साइन कन्वेंशन रटने की जरूरत नहीं है। बोर्ड लेवल पे काम करना है तो इतना ही समझना है कि पोलरिस पे ओरिजिन मानो, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इससे काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। कोई भी एंट्रेंस के क्वेश्चन में ही सिचुएशन ऐसी होगी कि कॉनकेव को ऐसा बताया होगा, समझ में आ रहा है, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोई इमेज ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रही होगी, ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं और उसका डिस्कशन करने का अभी कोई मतलब नहीं। तो ये इक्वेशन नंबर 1। ट्राइंगल सीएमआई के लिए सिमिलर फिर से यही लगाओ तो क्या बनेगा, ये बीटा प्लस थीटा क्या बन जाएगा, गैमा बन जाएगा। देख भाई, इससे सिंपल डेरिवेशन कोई हो नहीं सकता है, तो बीच में बोल के दिमाग मत बगाड़, बराबर चली जाएगा। बहुत थी गई हमारे लोगों को, एक लेवल नहीं बाहर जाओ तुम लोगों को, प्रेम भी कहिए तो प्रेम भी समझो। अब क्या करना है, 1 - 2 कराओ तो क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा माइनस गैमा, ऐसा कुछ आएगा। ये लॉजिकली समझ में आ रहा है। 1 इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसा कोई इक्वेशन आएगा। एक स्टेप गुच्छा लकी दो अल्फा प्लस बीटा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कराओ, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को माइनस कराओ। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस थीटा, कहीं भूलता ही थीटा से, तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा माइनस गैमा। लॉजिकली सबको क्लियर हुआ है कैसे आया ये। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कराया, अब बीटा को उस तरफ ले जाओ, गैमा को इस तरफ ले आओ, तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस गैमा इक्वल टू 2 बीटा। શું બોલવું પડે છે। Now we also know that all these angles are very small angles, so that हम क्या कर सकते हैं, अल्फा इज नियरली इक्वल टू 10 अल्फा, तो इस दोनों इक्वेशन में आमने सामने 10 ले सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बनाएगा, कंसीडरिंग 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू 210 बीटा। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में गैमा है, ओके सॉरी, ये सबको समझ में आया क्या किया। अब 10 अल्फा का फॉर्मूला डायग्राम में देखो, तो अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है, mn अपॉन on, और वी नो दैट on इज इक्वल टू op, तो mn अपॉन क्या बन जाएगा, op। ये सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, सिंपल mn अपॉन op। 10 गैमा का फॉर्मूला बताओ, असल में क्या होगा, mn अपॉन in, पर वी विल राइट ip बिकॉज वी हैव प्रीवियसली ऑब्टेन द रिलेशन। 2 का 2, 10 बीटा का फॉर्मूला बताओ, mn अपॉन cn पर cp लिखेंगे उसको। ये सबको समझ में आ रहा है क्या करना है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तीनों साइड से mn कॉमन कैंसल। वहां ध्यान से देखो, OP कौन है, u, तो 1 अपॉन u प्लस IP कौन है, 1 अपॉन v,
इक्वल टू 2/CP। CP कौन है? R। 2/R क्या होता है? 1/F। तो 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। दिस इज नोन एज योर मिरर फॉर्मूला। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, अगर किसी को टेंशन नहीं करना है तो कल मैंने सिखाया था वही कर सकते हो। अल्फा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वही चीज बनेगी। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। समझ में आ रहा है? तो वापस वही रिलेशन बनेगा, वही आंसर आएगा। 5 सेकंड या 10 सेकंड अपने आप से पूरा ध्यान से देख लो, कहीं पे कोई भी डाउट आता है पूछ लो और खुद से डिराइव करने का आदत डालो। 5 मिनट दे रहा हूँ, एक बार देख के खुद से डिराइव करना है, बोर्ड से देख के नहीं लिखना है। 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया तो। हाँ, डिस्क्रिप्शन लिखवा रहा हूँ मैं, पर डेरिवेशन खुद से करना है। इंग्लिशમાં લખ્યું છે આટલું સ્ફેરિકલ મિરર ફોર્મ્યુલા શું લખું તારા હજી ડિટેલમાં લખું? એવું જ નામ છે ભાઈ, સ્ફેરિકલ મિરર ફોર્મ્યુલા। શું છે શું છે શું છે? क्या तकलीफ है? हैं? जीवन में फरी कोई पूछे नहीं। चलो भाई, जिसने डायग्राम बना लिया वो डिस्क्रिप्शन लिखो। as given in the diagram, we have an object situated beyond C. As given in the diagram, we have an object situated beyond C. फर्स्ट रे, हमको पता है ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रे निकलती है, बट वी आर कंसिडरिंग 2 रेज ताकि समझना इजी रहे। तो फर्स्ट रे इज इंसिडेंटेड एट 0 डिग्री विद द नॉर्मल। पहली रे नॉर्मल के साथ ही हमने भेजी 0 डिग्री पे, तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक at the same line. First ray is sent on the perpendicular axis, मतलब परपेंडिकुलरली हमने भेजी मिरर पे, तो वैसे ही वापस आ जाएगी 0 डिग्री पे भेजी, 0 डिग्री पे वापस। Now second paraxial ray
इज इंसिडेंटेड, फर्स्ट रे के बारे में लिख लिया, फर्स्ट रे हैज बीन सेंट एट 0 डिग्री, इट विल रिफ्लेक्ट बैक एट द सेम डिग्री. नाउ सेकंड रे इज इंसिडेंटेड ऑन द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर. सेकंड रे is incidented on the spherical surface of the mirror. It will reflect back with the same angle of incident. We can say that the both rays intersect at the point I, where the image is located. We can say that where the both reflected ray meets is the image I. ये लॉजिकली सबको समझ में आ गया क्या लिखना है? तो इमेज मिल गया, अब क्या करना है साहब? लिखो, वी नो दैट ऑल द रेस वी आर कंसिडरिंग इज अ पैरेक्सियल रेस. All the rays which we are considering is paraxial rays. So the angles are very, very small here. Angles are very, very small here. पैरेक्सियल रेस का मतलब क्या हुआ? वेरी क्लोज टू द मिरर, और वेरी क्लोज है तो ये एंगल्स बहुत छोटे होंगे. सिंपल, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अब क्या लिखना है? ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट M टू प्रिंसिपल एक्सिस. पॉइंट M कहाँ पे? स्फेरिकल मिरर पे, जहाँ पे दूसरा रे इंसिडेंट हुआ वहां पे. ड्रॉप अ परपेंडिकुलर from point M to principal axis. Drop a perpendicular from point M to the principal axis. उसका नाम दे दो N. Consider it as N. ये perpendicular जहाँ पे टच करेगा वो. Now NP is a very small distance known as meniscus. NP is the very small distance known as meniscus, so that we can neglect it. अब उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो ये तीन रिलेशन बनेंगे, उसको नीचे लिख दो. IN is nearly equal to IP, CN is nearly equal to CP and ON is nearly equal to OP. और वो तीनों चीज क्या है? तो V, R एंड U. IP आपका इमेज डिस्टेंस V, CP आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस, OP से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये माइनस कहाँ से आया था? तो कभी एवरीथिंग वाज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, इसलिए माइनस ले सकते हैं. और आखिर में दोनों तरफ से माइनस कॉमन कैंसिल हो जाएंगे तो वही इक्वेशन आएगा जो आया है. लखो है तो लखो, लखो तो नहीं लखो, आंसर अच्छा जाओ. इसको लिखना है तो लिख सकते हैं. फाइनल इक्वेशन में भी अगर माइनस लिखोगे तो कॉमन कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से. बस फिर क्या लिखना है? अब तो डेरिवेशन पार्ट आ गया, डायग्राम डिस्क्रिप्शन का पार्ट खत्म हो गया. अब आपको डेरिवेशन कहाँ से लिखना है? कि फॉर द ट्राइंगल OMC अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. फिर इक्वेशन 1 बनेगा. डेरिवेशन खुद से लिखने का ट्राई करो. अच्छा आपने बैठनी है.
तार नहीं आवाना। फिर कल सुबह एसी करंट का क्लास है 9 से 11। चैप्टर 7। चलो भाई, सब पे डेरिवेशन लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते कि लेफ्ट साइड जाने दो। चलो बस જવા દો હવે આને। આટલું બધું કઈ અનલિમિટેડ ટાઈમ ના હોય। चल भाई सब बंद करो, हेडिंग लगाओ लेटरल मैग्निफिकेशन। देख भाई, 2 लेक्चर में आप लोग चुप बैठते हो। टीचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो देखने के लिए भी सर आके देख के चले गए। तो आपका ही इश्यू है। अगर आप ऐसी बकवास करते रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 10 लेक्चर के 12 लेक्चर तो वैसे ही लगने वाले हैं, तो उससे और लेक्चर बढ़ जाएंगे, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। अब से मैं अभी से बंद करके बोलूंगा कि अधिक सर ले लेंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका टाइम जो अभी तक चल चुका है वो वेस्ट हो जाएगा पूरा। वो सब कुछ पहले से स्टार्ट होगा फिर से। तो क्या करना है एक बार में सोच लो। पढ़ना है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मैं यहीं से खत्म करता हूँ। आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा। जिनको जेई नीट करना है उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, बाकी ये टाइम पास करने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। एक रिस्पेक्ट आपकी मेंटेन करके कुछ नहीं बोल रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जब तक यहाँ पे कोई चीज चल रही है तब तक इधर ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों ने फरमाइश करी कि भाई ओनली एनसीईआरटी चलाओ, बाकी सबकी बकवास बंद करो, तो बाकी सब बंद कर दिए। ओनली एनसीईआरटी टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं। ये 3 टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन के। इसको इतना स्लो इसलिए ले रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन एकदम इसी को रिपीट करना है। तो वहाँ पे अभी मैं 2 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ 3 डेरिवेशन में, तो वहाँ पे आधा घंटा ही लूंगा। फिर समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। बिकॉज दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर कि अगर आपको ये सब कुछ पता है बेसिक ज्योमेट्री, वहाँ यहाँ पे लाइट वापस आ रही है रिफ्लेक्ट करके, वहाँ पे लेंस में से उस तरफ जाएगी, सेम ट्राइंगल्स बनेंगे, सब कुछ सेम होगा, डेरिवेशन भी सेम। तो एक बार इस प्रोसीजर को अच्छे से समझो। जैसे डिफरेंशिएशन समझते हैं तो इंटीग्रेशन वाइस वर्सा समझ में आ जाता है। तो તમારે લોકો શું કરવું છે? આસિસ્તા જવું તો બહાર નીકળલા, ના બગાડ ટાઈમ બધાનો। કેવી રીતે પાસ થયો છે ખબર છે? આખું પાર્ટ બી ખાલી છે। એ 41 માર્ક્સ કેમ ના જાય છે ને એની ઇન્ક્વાયરી બેહાડો તો ખબર પડે હમણાં। આજુબાજુના આશીર્વાદથી માર્ક્સ થાય છે બધા। હવે એમસીક્યુ કેવી રીતે થાય મને ખબર છે ને? चलो भाई इधर ध्यान दो। मैं अभी 2 मिनट पहले बोला हूँ चुप कर, तो टॉपिक आगे बढ़े।
मैग्निफिकेशन और डिमिनिशन हमने अभी अभी 6 डायग्राम बनाए, उसमें सीखा कि कोई केस में ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा मिलता है, कोई केस में इमेज से ऑब्जेक्ट बड़ा मिलता है, कोई केस ऐसा होता है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज एक साइज सेम साइज के मिलते हैं। तो अगर किसी चीज़ को कंपेयर करना है तो लॉजिकली हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो लेते हैं। अगर मैं कंपेयर करता हूँ एच डैश अपॉन एच, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, मान लो इमेज हाइट है 2 मीटर और ऑब्जेक्ट हाइट भी है 2 मीटर, तो आंसर क्या आएगा 1। 1 का मतलब क्या हुआ, इट मस्ट बी थर्ड रे डायग्राम। समझ में आ रहा है? नंबर देख के भी आपको रे डायग्राम इमेजिन होना चाहिए। अब दूसरा देखो, एच डैश बाई एच इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो क्या मतलब हुआ इसका, इमेज मैग्नीफाई हो गई, डबल हो गई, उसकी साइज डबल हो गई। समझ में आ रहा है? तो मैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्टेन एज 200%, कि 100% का ऑब्जेक्ट है तो 200% का क्या मिल गया, इमेज। परसेंटेज वाइज भी आपको समझ में आना चाहिए। फिर अगर मैं 1/2 बोलूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से इमेज हाफ हो गई, तो ये क्या आएगा 0.5। लॉजिकली समझ में आ रहा है? 50%, 200%, 100%, 100% या 1, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, सेम साइज, दोनों सेम। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन हुआ है। लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, डिमिनिश हुआ है। लॉजिकली समझ में आ रहा है? मैथमेटिकली सिंपल आंसर देना है, तो इसको हमें प्रूव करना है। ये जो फॉर्मूला है हमें प्रूव करके लाना है, डायग्राम से हम प्रूव करके लाएंगे। तो लॉजिकली क्या करना है, ये जो दिख रहा है फॉर्मूला, उसी के ऊपर से उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि लेटरल मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज सिंपल डेफिनेशन है उसका, लेटरल मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। तो उसका फॉर्मूला भी हमको पहले से ही पता है कि m का फॉर्मूला आएगा एच डैश अपॉन एच, ये हमें डिराइव करना है प्रैक्टिकली। तो ये कौन सा मिरर फॉर्मूला, सॉरी ये कौन सा रे डायग्राम है, वेयर ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द बियॉन्ड द सी, तो इमेज कहाँ मिलेगा, बिटवीन सी एंड एफ। कैसा इमेज मिलता है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। ये रे डायग्राम सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से एक सेंट्रल लाइन पास करो परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो सेम होंगे, यहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। लॉजिकली क्लियर है? तो यहाँ पे एक स्टेप सिर्फ इतना लिखना है, वी नो दैट बाय द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सो दैट ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। अब हमें ट्राइंगल बनाने हैं, इसका नाम दे दो ए बी, इसका दे दो ए डैश बी डैश, इसका दे दो एम एन। अब फर्स्ट ट्राइंगल इज टू बी कंसिडर्ड इज ए बी एन, कंसिडर ट्राइंगल ए बी एन। अब फॉर दिस ट्राइंगल टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें फिर से ऐसा लिख सकता हूं मैं, एफ एन का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ। ये सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, ये एफ एन बन जाएगा फोकल लेंथ, ए डैश से लेके एन का डिस्टेंस बन जाएगा वी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बन जाएगा आर, और ऑब्जेक्ट से यहाँ का डिस्टेंस बन जाएगा यू। सिमिलरली सबको यहाँ पे लिख सकते हैं, एफ एन इक्वल टू फोकल लेंथ, ए डैश एन इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, सी से लेके एन का डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और बी से लेके एन का डिस्टेंस हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
कंसिडरिंग द ट्राइंगल ABN अप्लाई tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा इधर? tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? ऑपोजिट साइड इज AB, एडजेसेंट इज BN, तो AB अपॉन BN होगा। सिमिलरली कंसिडर अनदर ट्राइंगल A', B', N। उसके लिए फिर से tan थीटा लगाओ तो क्या आएगा? A', B' अपॉन B', N। अब लॉजिकली AB का मतलब क्या हुआ? इसकी हाइट को तो हम क्या बोलते हैं? H। इसकी हाइट को क्या बोलते हैं? H'। तो AB की जगह क्या लिख सकते हैं? H। BN की जगह क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस में लिखना पड़ेगा। A', B' का मतलब क्या हुआ? H' माइनस होगा, ये तो ऑब्जेक्ट हाइट है वो प्लस में। ये B', N का मतलब क्या हुआ? B' से लेके N का डिस्टेंस क्या है? V। B' से लेके N का डिस्टेंस V भी कैसा है? माइनस। अब दोनों एंगल सेम है, हम यहां से बता सकते हैं, सो दैट इक्वेशन 1 कैन बी इक्वल टू इक्वेशन 2। लॉजिकली समझ में आया कैसे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये दोनों एंगल सेम है, तो 1 और 2 को अगर इक्वेट करेंगे 1 इक्वल टू 2 तो क्या मिलेगा? H अपॉन माइनस U इक्वल टू माइनस H' अपॉन V। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या आएगा? H' अपॉन H इक्वल टू माइनस V अपॉन U, दैट इज योर मैग्निफिकेशन। इसके बाद उसका रेंज लिख लेना है कि m इक्वल टू 1 तो सेम, ग्रेटर देन 1 तो मैग्नीफाइड, लेस देन 1 तो डिमिनिश्ड। सिंपल डेरिवेशन, तीनों डेरिवेशन में एक ही पैटर्न करनी है। ट्राइंगल बनाओ, tan थीटा लगाओ, सॉल्व करो। r इज इक्वल टू 2f में भी यही मेथड थी, ट्राइंगल बनाओ, tan थीटा लगाओ, सॉल्व करो। इसमें भी यही करना है। थोड़ा फटाफट कर दो। निशा क्यों कुछ लिखने रही है तू कब की? क्या हो रहा है? समझ लो तो आ गया, पूरा करा तो दिया रिपीट। कल का पूरा रिपीट करा है मैंने, और उसी सीक्वेंस में लिखा है कि लेक्चर ना भरो तो भी एक बार पढ़ो तो भी समझ में आ जाए। कितना टाइम वेस्ट किया कल लिखाने में कुछ? कल के लेक्चर में इतना कुछ खास था नहीं। तने तो बड़ी खबर है। તમારા લોકોના ખાલી ઇન્ફોર્મેશન માટે એક વાત કહું, આ રીદાઈ છે ને એના એસયુની પેલી છોકરી પર ડોરા નાખતો હતો। મારો ફ્રેન્ડ તો આવું કરે ને તો બ્રેકઅપ જ કરી લો। ચલ નીકળી જાઓ। આ તો ખાલી ઇન્ફોર્મેશન માટે, બાકી મેં કોઈને કહેવાનું નહીં।
એને કીધું મને એવું એટમિક લાઇન પ્રિવિલેજ એટલે મારથી એને ના કહેવાય બધાને કહેવાય. તનિષ્ક ને અલગ જ શોખ છે પણ એના દિમાગ અલગ જ જગ્યાએ હોય. મસલા આશીષ થોડીક વાર બાકી છે, અડધો કલાક છે. અડધો કલાક 15 મિનિટ અડધો કલાક. ચલો ફટાફટ લોકો 2 ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાના છે, એના વગર હજી ક્લાસ નહીં પતે. કશું કરાયું નહીં, આ 2 થિયરી ખાલી કરાય, આટલું ઓછું ચાલતું હશે. एक्सरसाइज 9.1 चालू करो, कोई वाँचो. બહુ ભારે ચોપડી. બર્થડે ગર્લ તું વાંચ. ટેક્સ્ટબુક આવું કરવાનું, બર્થડે દિવસે નહીં લાવવાનું ચોપડી. આવું કેવું? તું ચોકલેટ આપે તો ભાઈ નહીં ખાવાનું. એ તો સારી ચોકડી તારી ગઈ. चलो भाई 9.1 फटाफट कोई एनसीईआरटी में वाँचो. બે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા જ પડશે, બાકી નહીં થાય. એક નહીં તારું ને મારું એક, બસ 9.1 હું સમજાઈ દઈશ. एक्सरसाइज चलो भाई बातें बंद. ओ भाई ओए बस 10th क्लास का क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए सबसे. एक्सरसाइज नंबर 9.1. चलो इधर ध्यान दो. स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज. चलो ये बातें बंद हो, एकदम चुप. कल फिर से ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं होगा, आज हो चुका है बस. अभी समझना है समझ लें, तो कल नहीं होगा. चल भाई तनिष्क चुप. स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज.
इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर ऐसा दिखता है, कॉन्केव मिरर से 27 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है और 2.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 36 है तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 18 और 27 पे कहीं पे रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट। तो लॉजिकली देखते ही समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ पे मिलने वाला है? बियॉन्ड द सी। तो चार ऑप्शन देखो, चार ऑप्शन में 36 से बड़ा आंसर जो भी हो दैट इज योर आंसर। शांति रख पर वंस मोर, हमें कुछ सॉल्व करना की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर कैसे निकालते हैं। तो भाई सबसे पहले कौन सा मिरर है वो ड्रॉ करो। सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ, दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी होगी। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया था, फोकल लेंथ फाइंड करी, उससे कंपेयर किया u को। u इज 27 किसके बीच में आएगा? 18 और 36 के बीच में। उसका मतलब वो c और f के बीच में है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट c और f के बीच में तो इमेज कहाँ मिलेगी? यहाँ से दूर और एनलार्ज मिलेगी। तो ऑप्शन में चेक करो, किसी भी एक ऑप्शन में 2.5 से बड़ी साइज होगी इमेज की और 36 सेंटीमीटर से बड़ा डिस्टेंस होगा। दैट इज योर आंसर। मैग्निफिकेशन अगर पूछे, चलो इधर ध्यान दो। अरे भाई बस, कौन है? જો ભાઈ 3-4 જણ છે ને ક્લાસના ક્લાસથી ઇરોશન ના પડતી કે આ લોકો ક્લાસમાં જોઈએ કાં તો હું નહીં ભણું, શું કરું છે બોલ? બે જો મારી વાત સાંભળ આશીષ, સોરી તનિષ, જો સ્કૂલ વાળી પબ્લિક તો બેકાર છે, મેં સ્વીકાર લીધું છે। એ લોકો જોડે વાત કરવાનો કોઈ મતલબ નહીં। જે લોકો જોડે હું વાત કરી શકું એ લોકોને હું કહી શકું, બરાબર? CNN ઇક્વલ ટુ બકવાસ, એવું સિનોનિમ થઈ ગયું છે। એક આ આશીષ છે, આ હૃદય છે, આ થોડો 50% આ બકવાસ થઈ ગયો છે। આ બાજુ આ છોકરીઓ કંઈક ને કંઈક બકવાસ કર્યા કરે છે, કંઈક ને કંઈક બોલ જ કરે છે। चल बस, सिंपल क्वेश्चन। 2.5 सेंटीमीटर की हाइट, 27 सेंटीमीटर से दूर रखा हुआ है, 36 सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन शुड बी प्लेस टू मेंटेन अ इमेज। तो इमेज कहाँ पे रखा हुआ है वो पूछा है। तो सिंपल मिरर फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ, हो जाएगा। तो मिरर डिस्टेंस फाइंड करो, उसके बाद आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो फटाफट जल्दी। लखू तो पढ़ सकते। डिस्क्राइब नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। साइज भी बता पाओगे आप? नेचर एंड साइज तो हमको पता ही है, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन यहाँ से फाइंड कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन खाली लॉजिकल है, एक बार ध्यान दो, 1 मिनट पूरा एक साथ सॉल्व कर लो। इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, हाउ शुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। अगर मिरर को कैंडल को थोड़ा और आगे ले जाया जाए तो सिचुएशन क्या होगी? ये और आगे जाएगा। लॉजिकली अगर 6 डायग्राम हमने सीखे हैं तो हमको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे आएगा इमेज वैसे वैसे पीछे जाएगा, तो स्क्रीन को पीछे ले जाना पड़ेगा। सिंपल। तो अगर 6 डायग्राम अच्छे से आते हैं तो रिफ्लेक्शन का टॉपिक हो जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। बस तो सिंपल क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे बस जो कौन होता है ये मंथन बंद कर दे।